मेरे भाई अगर तुम्हें केमिस्ट्री में डर लग रहा है ना, तो जितने क्वेश्चंस यहाँ मैं करा दे रहा हूँ सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख लेना और लास्ट में इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ सॉल्व कर लेना। देखो ये सारी चीजें मैं इसलिए पूरे विश्वास से कह रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत ही प्यार से मैंने ये पीपीटी बनाई है, एक एक क्वेश्चंस कराए हैं और मोस्टली चांसेस है देखो तुम्हारे मैथ्स के पेपर में तुम सरप्राइज हो चुके हो और तुम अभी भी गलती कर रहे हो, वही गलती जो बार बार बच्चे जो करते आ रहे हैं। तुम्हें इस लास्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन। बहुत ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, तुम्हारा टाइम वेस्ट एकदम नहीं करना चाहता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से फटाफट से इसको अटेम्प्ट करते हैं और इस रिएक्शन को समझते हैं कि क्या है। देखो इसके कई जगह बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आंसर तुम्हें मिलता होगा, बट मैं अगर करेंटली बात करूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप पढ़ते हैं तो यहां पर ध्यान रखा करिए क्या ये चीज मेंशन है आपको क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड द एब्रिविएशन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व एट रिएक्शन टेम्परेचर। देखो जब भी हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन क्या होती है बेटा, गैस, गैस को जब भी हम ऑक्सीजन क्या है, गैस, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है पानी। ठीक है, अब सबके दिमाग में ये होता है भैया पानी तो होता है लिक्विड, लेकिन लिक्विड ये तब होता है जब ये रिएक्शन कंडीशन पे मेंशन ना होता। लेकिन रिएक्शन कंडीशन पे ये वाली रिएक्शन जो होती है वो वेरी हाई एक्सोथर्मिक होती है। ये कैसी होती है बेटा, ये हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये जो आपकी वाटर है वो वेपर स्टेट में बनता है, ना कि लिक्विड स्टेट में। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करूंगा, इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। बस मेरा यही मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि पूरी सेशन को देखना, और अगर तुम्हें लगे कि कुछ तुम्हें समझ में आ रही, कुछ वैल्यू और ऐड हो रही है तुम्हारी साइंस के एग्जाम से रिलेटेड, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। देखो मैं क्लेम नहीं करूंगा कि मैंने जो पढ़ाया वही आया, बट हो सकता है कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना मेरे भाई, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं तुमसे। चलो आगे बात करते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न in oxygen to give a white compound X accompanied by the emission of light। ठीक है, white dazzling flame निकलती है। ठीक है, if burning ribbon is now placed in the atmosphere of nitrogen, it continues to burn and forms a compound Y। ठीक है, तो ये भी आप बना सकते हैं, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाई। अगर देखिए यहां पर आपसे बोला गया, सिंपल सी बात है कि आपको मैग्नीशियम ही बर्न करना है, मैग्नीशियम को ही बर्न करना है। लेकिन ये मैग्नीशियम बर्न करना है किसके प्लेस में बेटा, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्न करना है। तो सीधी सी बात है, ये मैग्नीशियम के साथ नाइट्रोजन कंबाइन हो जाएगा, और ये नाइट्रोजन है क्या बेटा, तो ये नाइट्रोजन गैस ही है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन का कंबिनेशन, अब तुम बना तो पाओगे नहीं, तो मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है यहां लिख लो, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 3, इसकी वैलेंसी इनके साथ, इसकी वैलेंसी इनके साथ। तो ऐसे लिख लो, मैग्नीशियम को लिख लो बेटा 3, नाइट्रोजन को लिख लो बेटा 2, मैग्नीशियम नाइट्राइड बन जाएगा अपना यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर बोला गया है कि कंपाउंड X, आपको सबसे पहले X पता करना है। तो यहां पर सबसे सिंपल है, ये समझो थोड़ा सा, मुझे ऐसा ये तो नाइट्रोजन के प्रेजेंस में बर्निंग हो गई। अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करते तब क्या बन जाता है, Mg प्लस O2। Mg को O2 के प्रेजेंस में जब हम बर्न करते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर होता है। और मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें उसे क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ क्वाइट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम रिबन अगर बर्न हो रहा है, उस पर पानी अगर आप डालोगे ना तो वो बुझेगा नहीं और बल्कि जलेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज अ चोर मेटल। मैग्नीशियम कैसा है, चोर मेटल, ये ऑक्सीजन चुरा लेता है, किससे, पानी से भी। समझ में आ रही बात, तो ऑक्सीजन वहां से भी निकाल लेता है, तो पानी डालने पे बुझेगा नहीं, है ना। तो जब मैग्नीशियम हवा में प्लेस करोगे आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से, वो रिएक्ट करता है और अपने सरफेस पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है ऑक्साइड का, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, वो प्रोटेक्टिव लेयर। देखो अब एक चीज समझो, मैग्नीशियम को जब आप बर्न कर रहे हैं तो बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वैसे ही जब यहां पर अगर हमने मैग्नीशियम रिबन रखा है तो इस रिबन के ऊपर ये ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना चुका है। अब एक चीज समझो, जलाने के बाद जो बनना है उसके सरफेस पर वही बना है, एक तरीके से राख है ना, बर्न एसेस, वेस्टफुल मटेरियल जो जलने के बाद बन रहा है, तो वो जलेगा दोबारा नहीं जलेगा, तो वो फर्दर प्रिवेंट करने लगता है पूरे के पूरे मेटल को। ठीक है, तो यहां से X अपना ये आ गया, कंपाउंड X, व्हाइट कंपाउंड X, ये X हो गया अपने पास, और आई थिंक ये अपने पास क्या हो गया, Y हो गया। ठीक है, हाँ Y हो गया। राइट ए केमिकल बैलेंस व्हेन X डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब X को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, MgO
प्लस H2O, इन दोनों को अगर हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, ये बेस बनाएगा पानी में जाने के बाद, तो ये बना लेगा MgOH का होल ट्वाइस, और इसको बैलेंस करने की जरूरत आई डोंट थिंक कि बैलेंस करने की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, तीनों रिएक्शन यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। मैं यहां पर आ जाता हूं, सबसे पहले Fe है अपने पास आयरन, आयरन के बाद क्या बेटा इसमें हम स्टीम, बेसिकली वैसे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, स्टीम से रिएक्ट करता है ना, भैया लोग बता नहीं पाते हैं सारी चीजें। आगे ये किससे रिएक्ट करेगा, Fe3O4, स्टीम से जब भी रिएक्ट करेगा तभी Fe3O4 बनता है, अदरवाइज हर केसेस में Fe2O3 ही बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये 4H2 आपकी, जो भी 4 लिखने की जरूरत तो भी नहीं थी, लिख दे रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इस पर, हमें पता करना है कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक चीज समझिए, आयरन यहाँ अकेला था, बट आयरन के साथ यहाँ प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया। देखो हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, अब इस लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट तुम नहीं कर सकते, तो एक शॉर्टकट अप्रोच सीख लो। हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट को, फिर उसको देखेंगे मेरे भाई प्रोडक्ट को। रिएक्टेंट में यहाँ ये अकेला था, ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्शन होने के बाद की है, रिएक्शन होने के बाद इसमें ऑक्सीजन आ गया, मतलब आयरन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, मतलब यहाँ क्या हुआ है बेटा, तो यहाँ हुआ है ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जो रिएक्टेंट में होगा, आयरन का, Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था यहाँ, बट यहां पर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, तो रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, रिडक्शन कहलाता है। और रिडक्शन हुआ किसका, वाटर का, रिडक्शन हुआ किसका, वाटर का। अब जस्ट उल्टा समझ जाना, इनका हुआ है ऑक्सीडेशन, तो कराया किसने भाई, इनके साथ एक ही लोग और थे जो ऑक्सीडेशन कराएंगे, Fe के साथ वाटर ही तो मिक्स करा हमने, बेसिकली स्टीम ही तो मिक्स करा हमने। तो वाटर, अगर आयरन ही आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ है तो कराया किसने होगा, H2O ने, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये कौन होगा भैया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब वाटर का हुआ है रिडक्शन, कराया किसने भैया, इन्होंने, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई क्या, चलो बहुत अच्छे। ठीक है, इतनी तक बात एकदम क्लियर हो गई है। तो यहां पर बोला गया है कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, पहला स्टेटमेंट सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये तो गलत हो गया। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है। पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा छूटेगा नहीं। इस तरीके के सारे सवाल मैं करा दे रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न पर आएगा। तो एक बार रिएक्टेंट को देख लेना, एक बार प्रोडक्ट को देख लेना। अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन हो गया, तो रिएक्टेंट वाला ऑक्सीडाइज होकर वो बना है। क्लियर हो रही बात, चलो आ जाओ आगे। सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जानते हैं हम लोग, ठीक है। अकम्पेन्ड बाई to form calcium hydroxide dissolved in water to form its solution called lime water. Which among the following is true about the slaking of lime and solution form? It is an exothermic. देखो रिएक्शन क्या होती है, जब चूना, जिसको हम क्या, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना कहते हैं, इसको जब आप पानी में डालते हो तो ये कंटेनर में रिएक्ट होने के बाद बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लाइम वाटर भी कहते हैं आप, स्लेग लाइम भी कहते हैं आप, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलता है। हीट अगर निकल रहा हो तो इस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये तो इंडोथर्मिक बोल दिया, तो ये गलत हो जाएगा। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल बात सही है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन द 7। अगर आप समझिए ध्यान से, तो इट्स अ बेस, और बेस का पीएच क्या होता है बेटा, मोर देन 7 ही होता है, कम नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है, ठीक है। द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, गलत हो गया। सेकंड एंड थर्ड सही है, सेकंड एंड थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। देखो ये जितने भी रिएक्शंस मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सारी तुम्हें समझनी पड़ेगी। सबसे पहला क्या भैया, बेरियम क्लोराइड, Ba, क्लोरीन का Cl2 प्लस एक्वस सॉल्यूशन है सारा, अमोनियम सल्फेट NH4, ठीक है, का होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट, ये हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। जब इन दोनों को हमने मिक्स करा है मेरे भाई,
तो ये हो जाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बन जाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, जो कि एक प्रेसिपिटेट बनाता है। किस कलर का? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट PPT बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये पानी में घुलता नहीं। ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में थे, मैं यहां लिख ही देता हूं, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन में थे। प्लस साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड बन जाता है NH4Cl, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में बन जाता है। ठीक है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट रिएक्शन बन जाती है अपने पास। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये कट हो जाएगा। प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन नहीं है, इस कॉम्बिनेशन में एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, नहीं है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिल्कुल है। तो बी और सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी देख लो मेरे भाई। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए, याद कर लो। हो सकता है तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आ जाए राइट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वाटर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, प्रॉपर स्टेट्स के साथ मैंने मेंशन कर दिया। ये एरो दिखा देना, ये एरो PPT को दिखाता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं मेरे भाई। मैं ऐसे हंस हंस के लीक नहीं करा दूंगा कि ये मुझे लगता है कि इस बार पेपर में आएगा, ये सब चीजें नहीं करता हूं मैं। एग्जैक्ट बात करूंगा, एग्जैक्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें। अगर तुम्हें दिल से कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, जितनी भी तुम्हारी कम्युनिटी, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना मेरे भाई। ठीक है, आगे देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये तो मैं लिख के दे रहा हूं कि इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का तुम्हारे 2026 के बोर्ड में आ सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं करा दूंगा। आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपने पास कंटेनर में पानी है। हमें पता है कि कंटेनर में पानी है, इसको तोड़ने का, इसके एलिमेंटल ब्रेकआउट करना है हमें, तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को पास। क्या पास करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक करंट को पास। मैं सारी चीजें इससे रिलेटेड बताऊंगा तुमको। आ जाओ इधर, यहाँ पर ये है अपने पास पानी, और इसमें मैंने डाल दिया है एक कैथोड। ठीक है, एक कैथोड है ये मेरे पास, और इसी में मैंने डाल दिया है एक एनोड। ठीक, एक है पॉजिटिव प्लेट, एक है नेगेटिव प्लेट। दोनों को याद कर लो। अब तुम्हें देखो, अगर 1% के लिए परेशानी हो जाएगी किस पे कौन सी गैस निकलती है, तो तुम बता देना। पानी को तोड़ते हो किस फॉर्मेट में तुम? H+ एंड OH- में, यही तोड़ते हो ना एसिड बेस में। बस ये समझ जाना, ये प्लस H+ को समझ जाना, ये नेगेटिव वाले के पास जाएगा। अगर ये पानी है तो ये H+ और OH- के ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो ये H+ वाला हमेशा नेगेटिव वाले पे जाएगा, प्लस वाला हमेशा नेगेटिव पे जाएगा, और यहां से बन के निकलेगा हाइड्रोजन गैस। क्या बन के निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अगर नेगेटिव वाले से हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो अपोजिट वाले से पक्का ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी। बस इतनी सी बात अगर तुम ध्यान रख लेते हो, तुम्हारा काम बन जाएगा। नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड, नेगेटिव वाले को कहते हैं कैथोड, पॉजिटिव वाले को कहते हैं एनोड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? बाकी अगर तुमको याद करना हो तो तुम याद भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुमको समझना हो वैसे समझ लो, मुझे रटाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बस बता दिया, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाले पे जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले पे जाएगा। इसमें ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन बन के यहाँ से निकलेगी, ये सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बन के यहाँ से निकलेगी। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस जब भी करते हैं तो ये H2 प्लस O2 बन के निकलती है, और दोनों क्या होती हैं बेटा? गैसेज ही होती हैं। दोनों क्या होती हैं? गैसेज ही होती हैं। ये होता है बेटा लिक्विड स्टेट में, हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये होता है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहां पर देखेंगे तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस्ड है, 1 है आपके पास। अब यहां पे 2 चीजें पूछी जाती है तुमसे। पहला, रेशियो पूछा जाता है। रेशियो पूछा जाता है किसका किसका? वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एंड O2 गैस। ठीक, चलो मैं इसको थोड़ा और क्लियरफाई करके लिखता हूं। रेशियो ऑफ हाइड्रोजन गैस टू ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे क्या क्या रेशियो पूछा जाता है वो बता दूंगा। सबसे पहला वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाता है। वॉल्यूम का रेशियो सबसे पहले किसका? वॉल्यूम का रेशियो। तो वॉल्यूम के रेशियो के लिए जो कोफिशिएंट है वही वॉल्यूम है। ये 2 गुना 2 निकल रहा है तो ये 1 निकलेगा, तो ये 2:1 होता है। दूसरा, मासेस का रेशियो। मास का रेशियो देखो, मास के रेशियो के लिए परेशान मत हो। हाइड्रोजन यहां से कितना निकल रहा है? 2। ठीक, और 2 एक हाइड्रोजन का 2 मास होता है, 1 मास होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, और टोटल यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो 4 होगा। इनका कितना हो जाएगा भैया? ये तो रटने की जरूरत नहीं है, 1:8 याद रखोगे, काम बन जाएगा तुम्हारा। 1:8।
हाइड्रोजन एक मास निकलता है तो उसका 8 गुना ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है। यहाँ पूछा क्या गया था, क्या किसके बारे में पूछा गया था, द मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन। मोल हाइड्रोजन का 2 है तो इसका 1 है, तो 2:1 ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। मोल का भी रेशियो, जो वॉल्यूम का रेशियो है यही क्या रेशियो है, मोल का रेशियो है। जो वॉल्यूम का रेशियो वही मोल का रेशियो है। कोई दिक्कत, सारी चीजें मैंने बता दी, कौन सी गैस कहां से निकलेगी, कितने रेशियो में वॉल्यूम होगा, कितने रेशियो में मास होगा, हर एक चीज बता दिया। इससे रिलेटेड काम खत्म। ठीक है, आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाली रिएक्शन आई थिंक तुमने कहीं देखी नहीं होगी, बट समझ जाओ इट्स अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, साथ ही साथ इंडोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, दोनों होती है। तो यहाँ पर देखिए, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये रिएक्शन हम यूज करते हैं ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एंड इन द इंडोथर्मिक, देखो हम यहाँ हीट दे रहे हैं बेटा, हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं। हीट देना मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। इट इज अ डिकम्पोजिशन अकम्पन, नहीं। इट इज अ फोटोकेमिकल, नहीं। नहीं नहीं वाला मीन देखे हो ना कोई बात नहीं। अब यहाँ जाते हैं फटाफट से नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं, और इस पे भी ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको करेंगे। कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल गिवन एक्स वाई। एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं तब तक पानी थोड़ा सा पी लेता हूं। एक बार तुम लोग प्रैक्टिस करो। क्या भैया, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है, सॉरी पहला तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो आ जाओ पहला वाला, PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस, मेंशन करना जो वही भूल जा रहा हूं मैं, ये किस स्टेट में बेटा, एक्वस। एक्वस का मतलब डिसॉल्व इन वाटर, प्लस 2Ki पोटेशियम आयोडाइड एक्वस। ये मिलके बनाता क्या है, PbI2। यहां लिख देना आप सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट कहने का मतलब प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो कलर का, प्लस 2KNO3, और ये सॉल्युबल होता है तो ये एक्वस बनाता है। ये किस कलर का बनता है भैया, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो प्रेसिपिटेट। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ये याद कर लेना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन बना है, तो यहां पर सिल्वर बन जाएगा। एक्स क्या भैया, सिल्वर। यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। एक्स क्या है, तो एक्स इज अ सिल्वर। एक्स क्या है बेटा, तो एक्स इज अ सिल्वर। कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं है। थर्ड वाले में देखिए, जिंक सॉलिड है, H2SO4 है, ये क्या बनेगा भैया, तो ये बन जाएगा अपने पास एक्वस स्टेट में। किस स्टेट में बनेगा, एक्वस स्टेट में बनेगा। यहाँ ये एक्वस स्टेट में सॉलिड है, तो ये वाला घुल जाएगा, ये गैस बन के निकल जाएगी। और ये Y क्या है, तो ये Y है बेटा गैस। ये Y क्या है, Y है गैस। कोई दिक्कत नहीं, Y क्या है, Y इज अ गैस। यहां पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, यहां पर X क्या होगा, तो X इज अ हीट। X क्या होगा, हीट होगा। हीट देंगे तभी टूटेगा। किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। खत्म कहानी, आगे बात करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है तो एक एक करके रिएक्शंस फटाफट से लिखेंगे। NH3 प्लस O2, मैं कॉफिशिएंट्स नहीं लिख रहा हूं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। NO प्लस H2O। अब मेरे सवालों का तुम ही जवाब दोगे, थोड़ा थोड़ा मेरे सवालों का थोड़ा थोड़ा जवाब देना। यहां नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन था, यहां नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन आ गया है, तो यहां से यहां में अगर हम देखें बेटा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हुआ है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है। मतलब हुआ है इनका ऑक्सीडेशन। इनका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और एक चीज मेरे कहने से अभी लिख लो अपनी कॉपी में, जिसका होता है ऑक्सीडेशन वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। वही होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है। जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो अपना ऑक्सीडेशन करता है, दूसरों को रिड्यूस करेगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरों को रिड्यूस करता है। तो इनका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, NH3 का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये दूसरों को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया पहला। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, H2O प्लस F2 मिलके क्या बना है बेटा, HF बन गया। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहां पर HOF बन गया, कोई दिक्कत नहीं।
अब आ जाते हैं फटाफट से यहां पर आ जाओ। ये फ्लोरीन है बाबू, ये फ्लोरीन, ठीक है। अब ये फ्लोरीन, अगर यहां पर देखें सिर्फ फ्लोरीन की बात करें, अगर हम सिर्फ फ्लोरीन की बात करें, यहां से यहां में इनका हुआ है रिडक्शन, इनका हुआ है रिडक्शन। कैसे भैया, इनका रिडक्शन कैसे हो गया, कौन करा दिया? तो फ्लोरीन यहां अकेला था, यहां पर फ्लोरीन क्या है बेटा, ऐड हुआ, ठीक। तो हाइड्रोजन ऐड हो गया इनके साथ, तो यहां हुआ है बेटा रिडक्शन। क्या हुआ है, रिडक्शन। तो रिडक्शन कराया किसने होगा भैया, इन्होंने, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत क्या, नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Fe2O3, एक बार इसमें एक बार रुक जाओ, मुझे कंफर्म कर लेने दो, एक बार मुझे कंफर्म कर लेने दो। हो सकता है कि थोड़ा मैं रॉन्ग अप्रोच से सोच रहा हूं, जब तक मुझे क्लियर नहीं होगा मैं नहीं आगे बढ़ाऊंगा। H2O, ठीक है, H प्लस है उसका और O2 माइनस है, यहाँ पर 0 0 है, यहाँ फ्लोरीन का -1 है, ठीक है, मतलब फ्लोरीन खुद रिड्यूस हुआ है, H प्लस है। हाइड्रोजन का तो कोई चेंज नहीं हुआ, हाइड्रोजन का कोई चेंज नहीं हुआ, फ्लोरीन यहाँ प्लस में हो गया होगा, यहाँ माइनस में तो हो गया, तो यहाँ से यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ऑक्सीडेशन इसने कराया, यहाँ से यहाँ फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, तो भी यही होगा, यही होगा, ठीक है, यही होगा, यही होगा, क्योंकि ना तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ ना ही ऑक्सीजन का हुआ है, यही होंगे रिड्यूसिंग एजेंट भी और यही होंगे अपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, दोनों यही काम कर रहा है, यही दोनों का काम कर रहा है यहाँ पे, इसीलिए कंफ्यूजन हो गई थी। चलो आगे बात करते हैं, थर्ड वाले की बात करो। Fe2O3 प्लस CO मिलके क्या बना है बेटा, Fe बना है प्लस CO2 बना है। अब अगर ध्यान से देखिए, यहां आयरन के पास ऑक्सीजन था, यहां आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन। तो इनका अगर रिडक्शन हुआ है तो कराया किसने होगा, इन्होंने, ये होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, यही होंगे क्या, रिड्यूसिंग एजेंट यही होंगे अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, जिसका हो उसके बगल वाला कराएगा। H2O2, यहां पर तो सीधी सी बात है भैया, हाइड्रोजन ही है रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें सोचना ही नहीं है, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन ही, हाइड्रोजन जाके यहाँ ऐड हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक। तो सीधी सी बात है, यहां पर कौन है, तो यहाँ हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग स्मेल वैरायटी, ठीक। देखो थोड़ा सा मैं थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करता हूं, तो सबसे पहले आ जाते हैं FeSO4 डॉट 7H2O, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बेटा ग्रीन विट्रियोल। क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। विट्रियोल का मतलब होता है कि सॉल्ट ऑफ सल्फेट, सॉल्ट ऑफ सल्फेट, SO4 सल्फेट है ना, ये सॉल्ट ऑफ सल्फेट। अब यहाँ ये जो पानी लगा है इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये जब पाउडर होता है, पाउडर को क्रिस्टल बनाने के लिए जितना भी पानी लगे, और वो पानी सिर्फ एब्जॉर्ब्ड है, केमिकली अटैच्ड है, रिएक्टेड नहीं है, पूरी तरीके से रिएक्टेड नहीं है, मतलब अगर मैं इसको हीट करूंगा, हीट करूंगा, हीट करूंगा, तो ये पानी पहले उड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा FeSO4, और इसके साथ जो पानी बना था, ये अटैच था, ये उड़ जाएगा, और ये उड़ते ही बन जाता है व्हाइट कलर का सॉलिड, सॉलिड बन जाता है, व्हाइट कलर का सॉलिड बन जाता है। अब ये चीज समझो, जो FeSO का कलर, FeSO4 का कलर क्या होता है, तुम कहोगे व्हाइट, ना व्हाइट होता है ना ग्रीन होता है, आप पूछेंगे पाउडर है कि क्रिस्टल है, पाउडर अगर होगा, पाउडर में ये होगा व्हाइट कलर, अगर क्रिस्टल है तो ग्रीन कलर। पानी जैसे ही इसमें आया वो ग्रीन हो जाता है, पानी निकला वो व्हाइट हो जाता है। अब उसकी डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, FeSO4 की डिकम्पोजिशन की बात करते हैं कि अब इनको अगर हम तोड़ते हैं, इनको हीट करते हैं, तो ये बन जाता है Fe2O3 प्लस दो गैसेस निकलती हैं जिनकी गंदी थोड़ी स्मेल गंदी होती है सल्फर की वजह से, SO2 और SO3 गैसेस यहां से निकलती हैं, ये आपका सॉलिड स्टेट में बनेगा। ये किस कलर का होता है बेटा, रस्ट, आयरन रस्ट जानते हैं आप, रेडिश ब्राउन कलर का आपका हो जाएगा, ये रेडिश ब्राउन टाइप में ये कलर आपका दे देता है, ठीक है, कोई दिक्कत। सारे कलर्स मैंने मेंशन कर दिए, सारे स्टेट्स मैंने मेंशन कर दिए, कोई दिक्कत आई थिंक आपको अभी नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये याद रख लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तुम्हारी क्लास 10th की एक्टिविटी है, कंप्लीट मैंने करा दिया। आगे देखते हैं,
ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है बेटा, ब्लू कलर होता है। इनको अगर हम बॉइलिंग ट्यूब में हीट कर रहे हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जिसका ब्लैक कलर होता है। जनरली ये बनते नहीं, कॉपर पाउडर के ऑक्साइड्स बनते हैं, ऑक्सीजन गैस बनता है और एक ब्राउन कलर की गैस बनती है। देखो इस पे थोड़ा सा चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, इस पे थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। कॉपर नाइट्रेट यहाँ पर आपके पास है, इसका कलर कैसा बेटा, ब्लू। इसको मैंने जब हीट किया, ठीक है, हीट जब भी आप करोगे तो यहां से बनेगा CuO प्लस O2 गैस बन जाती है। बट जब भी किसी भी मेटल के नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, सारे नहीं, जो लीस्ट रिएक्टिव है उनका तो ऑक्साइड नहीं बनता, वो मेटल बन जाते हैं, और जो सबसे टॉप वाले रिएक्टिव हो, ये जो गैस अभी एक्स्ट्रा रिलीज होगी वो नहीं देते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। यहाँ कॉपर नाइट्रेट की अगर हम बात करते हैं, इस सॉल्ट को जब हमने हीट किया तो नाइट्रोजन भी तो निकलेगा ना, अभी नाइट्रोजन बाकी है, तो नाइट्रोजन जो निकलता है वो NO2 गैस बन के निकलता है, NO2 गैस बन के निकलता है। और ये होती कैसी है, ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन फ्यूम्स कहते हैं इसको, ब्राउन गैस, ब्राउन फ्यूम कहते हैं इसको, ब्राउन कलर्ड होती है, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर लो मेरे भाई, इज इट बैलेंस रिएक्शन, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन हो गया, 2 2 4, तो यहाँ पर 2 लिख लो आप, 2 4 2 6 हो गया ऑक्सीजन। ओहो नहीं नहीं नहीं, नहीं, यहाँ पर 2 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो, कितना हो गया, कॉपर तो 2 हो गया, 6 दूना के 12 हो गया, 2 इधर हो गया, 2 उधर हो गया, नाइट्रोजन भी 2 हो गया, अगर यहाँ पर 2 दूना के 4 हो गया नाइट्रोजन, तो 4 यहाँ लिख लो, 4 दूना के 8, 2 10, 2 12 हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। आगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, तो इट्स अ डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल सी वाला क्वेश्चन। ब्राउन गैस भी मैंने आइडेंटिफाई कर दिया, यही होगा हमारा X, जो यहाँ पर आपसे पूछा गया, X इवॉल्व। बैलेंस्ड इक्वेशन लिख दिया मैंने, आइडेंटिफाई द रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। What could be the pH range of aqueous solution of gas X? X का pH रेंज क्या होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये एसिडिक होगी, तो इसकी जो pH रेंज होगा बेटा, pH रेंज वो लेस देन 7 होगा। नॉन मेटल की ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर इसी को पानी में डाल देते हैं, H2O प्लस NO2 को मिला देते हैं, तो ये आपकी एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ये सारी, ठीक। तो यहाँ से ये HNO3 का फॉर्मेशन कर लेती है, ठीक है, HNO3 विच इज अ एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर भैया एसिड बेस एंड सॉल्ट, फटाफट से फिनिश करेंगे, बहुत ज्यादा पहले चैप्टर में नहीं, हाँ एक चैप्टर में, इस चैप्टर में एक बात बोलूंगा आपसे कि इस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रीवियस चैप्टर में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है तेरे लिए भाई, कर लेना, बाकी मैं करा रहा हूँ, जितना करा रहा हूँ वो तुम करते रहना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन अ ह्यूमिड डे, अ गैस इज यूजुअली पासेस थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। देखो ये कैल्शियम क्लोराइड होता क्या है बेटा, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, हाइग्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक नेचर कौन कौन है, कैल्शियम क्लोराइड, इसी को हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, इसी को क्या कहते हैं, टेबल सॉल्ट। क्यों टेबल सॉल्ट कहते हैं, क्योंकि ये कहीं भी हो, इनका काम क्या है, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को ही एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। थोड़ा बहुत भी इनको कहीं से ह्यूमिडिटी मिल गई ना, जैसे नमक खाना अगर ठंडा हो जाए, अगर तुम उसमें नमक डालते हो तो वो घुलता नहीं पूरी तरीके से, लेकिन ये ऐसा सॉल्ट है, सॉल्टी टेस्ट तो सारे सॉल्ट देते हैं, लेकिन खाने लायक है नहीं, खा सकते हो, कैल्शियम है, कैल्शियम तो सही है बॉडी के लिए, तो हम अगर खाने के लिए इसको यूज करें तो इसका ये प्रॉपर्टी ठंडे खाने में भी डालोगे ना तो ये घुल जाएगा। अब अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट यही रखते हैं, बाकी तो कहीं और जाओगे तो वही टाटा नमक डाल देते हैं, है ना, टाटा नमक, देश का नमक, वही मिला के तुम्हें दे देंगे, तुम खा लोगे, मस्त खुश हो जाते हो, तुमको क्या ही पता चलता है ना। वो एक डायलॉग सुने ना, गरीब आदमी अपनी आदत से हुआ है, तो हम लोग आदत से गरीब हैं भाई, अगर टेबल सॉल्ट की जगह कोई भी सॉल्ट दे दे रहा है हम खा ले रहे हैं, बट टेबल सॉल्ट इज डिफरेंट, वो ठंडे खाने में भी घुल जाता है, क्योंकि इसको मॉइस्चर चाहिए, कहीं से भी मॉइस्चर मिले एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ह्यूमिड डे में, ह्यूमिड डे है ना, ह्यूमिड डे का काम ही है बेटा, उसमें मॉइस्चर होगा, इस गैस में हमें सिर्फ सूखी सूखी गैस बनानी है, एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, मॉइस्चर द गैस, एब्जॉर्ब द मॉइस्चर ऑफ द गैस, ऑप्शन नंबर सी। Which of the following is not a mineral acid? मिनरल एसिड क्या होती है वो समझना पहले, फिर उसके बाद समझना कि कौन सी हमारी एसिड होती है। तो एसिड की टाइप्स में समझा देता हूँ, एसिड्स। तो एसिड्स की 2 टाइप होती है, पहला है ऑर्गेनिक एसिड जो कि ऑर्गेनिकली प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनिक एसिड। दूसरा क्या होता है बेटा, मिनरल एसिड, जिसको हम कहते हैं कि लेबोरेटरी में बनाई जाती है।
मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, ठीक है। ये होती कौन कौन सी ऑर्गेनिक एसिड? कार्बन कंटेनिंग एसिड्स, जितनी भी कार्बन कंटेनिंग एसिड्स हैं वो लगभग हमारी ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं, एक्सेप्ट व्हाट, H2CO3, ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर सिट्रिक एसिड हो जाएगी, किसमें पाई जाती है? संतरे में। ये मिनरल एसिड नहीं है बेटा, ये क्या है? अपने पास नींबू में पाई जाती है, विच इज ऑर्गेनिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन सा इनमें से बेस नहीं है? NaOH बेस है, KOH बेस है, NH ये बेस नहीं है। ये क्या है बेटा? तो इट्स अल्कोहल, अल्कोहल। ये बेस नहीं, एसिड की तरह काम करता है। बहुत जब आप 11th-12th में जाओगे ना, अभी कुछ एजुकेटर आएंगे तुमको ये बता देंगे कि नहीं इट्स अ बेस, इट्स अ न्यूट्रल सब्सटेंस, बट इट्स नॉट अ न्यूट्रल सब्सटेंस। अब जब आप 11th-12th में पढ़ोगे तब समझोगे इट्स अ एसिडिक कैरेक्टर, इसके पास एसिडिक कैरेक्टर होता है, ये H+ डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो मैं उतना ही दे रहा हूं जितना तुम्हें जरूरत है, लेते रहो इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेस नहीं होता ये। Which of the following are present in a dilute aqueous solution of हाइड्रोक्लोरिक एसिड? अगर HCl अपने पास है और इसका एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, मतलब हम इसको पानी में अगर डाल रहे हैं, तो पानी में जैसे ही डालोगे ये एसिड टूटेगा, किस में टूटेगा? H+ में टूटेगा, प्लस Cl- में टूटेगा। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता है कि Cl- इज स्टेबल, क्योंकि क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7, एक और मिल गया 2 8 8 हो गया, इट्स अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन H+ एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो भी निकाल लिया आपने, तब H+ बना। ये बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तुम्हारे पास 2 ही रुपयों में दोनों रुपए अगर ले लूं तुमसे, भाई तुम तो एकदम परेशान हो जाओगे ना। तब इसको स्टेबिलिटी का सपोर्ट देने के लिए रोल में कौन आता है? पानी। इसीलिए कोई भी एसिड बिना पानी के एसिड की तरह बिहेव नहीं कर पाती। एसिड को एसिड की तरह बिहेव करने के लिए पानी की जरूरत होती है। जैसे तुम्हें अच्छा स्कोर करने के लिए एक अच्छे टीचर की जरूरत होती है, अच्छा नॉलेज गेन करने के लिए, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए अच्छे टीचर की जरूरत होती है। समझ में आ रही बात? वैसे ही अगर ये HCl है, इसको HCl जैसा बिहेवियर दिखाना है तो इनको जरूरत पड़ती है वाटर की। ये वाटर करता क्या है? ये वाटर सपोर्ट देता है इस H+ को। इस H+ को क्या करेगा? ये H+ को बोलेगा H+ भाई तुम मेरे साथ आ जाओ और मेरे साथ मिलके H3O+ बना लो, हाइड्रोनियम आयन बना लो, हम दोनों मिलके स्टेबल हो जाएंगे। तो उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जब इनका पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन बनता है तो इसमें 2 ही आयन मिलते हैं कि H3O+ मिलता है और साथ ही साथ Cl- मिलता है। कैसे मिला मैंने बता दिया तुमको। तो H3O+ और Cl-, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल है, हो सकता है कि फंस जाएगा तुम्हारे पेपर में, तो बी प्रिपेयर। कोई भी एसिड बिना पानी के एसिड की तरह बिहेव नहीं करती। जैसे मैं बोलूंगा कि HCl गैस इज अ एसिड और नॉट, तो आप कहेंगे ये एसिड नहीं है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर बोल देता कि HCl एक्वस सॉल्यूशन ये एसिड है, तो आप बोलेंगे हाँ भैया है। समझ में आई बात? ठीक है। NaCl आइडेंटिफाई द करंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। तो मैं लिख देता हूं क्लोर अल्कलाई प्रोसेस होता क्या है। अपने पास सबसे पहले नमक है, नमक है, डांडी मार्च से आया था, हाँ भैया। इसको हमने डाला पानी में, पानी में डाला भैया। ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है इसको हम क्या कह देते हैं? ब्राइन। इसको क्या कह देते हैं? ब्राइन। लेकिन कुछ ही परसेंटेज भी फिक्स्ड होता है ब्राइन के लिए, ठीक है। इतने परसेंट को ही बोलते हैं ब्राइन, पूरा हमेशा नहीं होता। अब इसमें हम पास करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कोई दिक्कत नहीं। यहां बन जाता है NaOH प्लस बन जाता है हाइड्रोजन गैस जो कि यहां से निकलती है, प्लस अपने पास यहां से निकलती है क्लोरीन गैस। अब तुम यहां से ये समझोगे किससे कौन से पॉजिटिव से कौन से नेगेटिव। तुम्हें तुक्का, तुम्हें जानते हो क्या सिखाई जाती है? ट्रिक। अरे क्या मैं बोलूं, छोड़ो। आप 9th-10th में हैं, आपकी बेस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए। एक तो तुम्हारे पास इतना डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे, कोई भी बच्चा 5 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाता है पढ़ाई को लेके। उसको लगता है कि भैया पढ़ा रहे हैं तो बस हम सीख रहे हैं, हम भैया के आगे पीछे घूमते रहेंगे, भैया हमको नंबर दिला देंगे, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। भैया कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम्हारा, भैया क्लेम तक नहीं करने आएंगे जब तुम फेल हो जाओगे। समझ में आ रही बात? तुम्हारे नंबर अगर 34-35 आ गए, तुम फेल भी नहीं हुए लेकिन घर वालों की नजर में फेल हो, समाज की नजर में फेल हो, भैया नहीं आएंगे तुम्हारा रिजल्ट देखने, न तुम्हें सपोर्ट करने। भैया जाएंगे कहाँ रिजल्ट के बाद? जो AIR-1 आएगा। देखना अभी लड़ाई चालू होगी कब? AIR-1 के लिए। कब चालू होगी? जब रिजल्ट आ जाएगा। भैया तुमको नहीं पूछेंगे, AIR-1 को पूछेंगे। समझे बात को? तो तुम लोग समझते ना इस चीज को।
आपकी पहले तो ब्रेन इतना खत्म कर दिया गया है फालतू उल्टा सीधा बोल बोल के कि तुम्हारे एकदम दिमाग चलता ही नहीं है तुम लोगों का। मेरे भाई जब तुम 11th में आओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या गलती करी है। और प्लीज 11th से किसी भी ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना जो तुम्हें बहकाए। एक राइट टीचर खोजना जो तुम्हारी ऑफलाइन में तुमको कॉन्सेप्ट सिखाए और उस कॉन्सेप्ट्स को एक एक चीजों को सोच समझ के अप्लाई करके प्रैक्टिस तुम दिन रात करना। मोटिवेशन के चक्कर मत पड़ना। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको मोटिवेट नहीं कर सकते तो कोई दूसरा तुम्हें और मोटिवेट नहीं कर सकता, वो सिर्फ तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहा है। समझ में आ रही बात? चलो आप क्वेश्चन देखो। अब यहां तुमको पता है ये H+ आयन, ये हाइड्रोजन कौन सा आयन बना सकता है? प्लस वाला। ये कौन सा आयन बना सकता है? Cl- वाला। प्लस वाला हमेशा माइनस से अट्रैक्ट होता है, मतलब कैथोड पर निकलेगा। कैथोड किस कैसा चार्ज होता है? कैथोड का नेगेटिव चार्ज होता है। ये माइनस है तो ये प्लस वाले टर्मिनल पर जाएगा विच इज प्लस, एनोड पर जाएगा विच इज प्लस। बस ऐसे समझ जाओ तुम, क्यों फालतू का दिमाग लगाना। H+ होता है तो ये माइनस वाले टर्मिनल तो कैथोड पर जाएगा। HCAC पता नहीं क्या क्या याद करते रहते हो तुम लोग। अरे गधे हो क्या? एकदम से गधे थे नहीं, बना दिया गया तुम लोग को। देखो कौन सा सही होगा फटाफट से देख लो। सारे ये सॉलिड स्टेट में होगा, इसको पानी में हमने डाल दिया लिक्विड स्टेट में, ठीक है। एक्वस समझ लो, ये भी एक्वस में ले लो, ये तो पानी है ही लिक्विड स्टेट में, ठीक है। और ये बनेगा भी एक्वस स्टेट में, वहां से वो दोनों गैसेस निकल जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पानी को मत एक्वस कर देना, पानी लिक्विड होता है भाई, पानी में जो डिसॉल्व होता है उसको एक्वस कहते हैं। आ जाओ मेरे भाई, ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा तुमको मैं होमवर्क दे दूं तो मुझे मजा आ जाए, है ना, मजा आ जाए। बाकी तो तुम अगर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं। सिट्रिक एसिड लेमन, एसिटिक एसिड विनेगर, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो, खत्म कहानी। ये मजेदार है कुछ मुझे लगता है। Identify the compound X on the basis of the reaction given below. Also write the name and the chemical formula of the ABC. Compound X से कोई जिंक से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। HCl से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और CH3COH से भी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। देखो एक चीज समझना यहाँ पे, जितने भी मेटल होते हैं ना बेटा, मेटल्स, ये होते हैं बेसिक कैरेक्टर वाले। इनका कैरेक्टर ही कैसा होता है? बेसिक होता है। ये बात तुमको शायद ना बताई गई हो, ये बेसिक कैरेक्टर वाले होते हैं। अब ये क्वेश्चन तुम अगर अटेम्प्ट करके बता दो मुझे आंसर, बिना ये मेरे सपोर्ट के तुम करके बता दो, नहीं कर पाओ। मेटल होते हैं बेसिक कैरेक्टर वाले। मेटल क्या होते हैं बेटा? बेसिक कैरेक्टर वाले। और यहां पर कोई भी एक कंपाउंड एक्स है जिसका पहला रिएक्शन ऐसे चीज के साथ कराया जा रहा है जो कि बेसिक नेचर का, और वो रिएक्शन कर रहा है। फिर इसी कंपाउंड एक्स का दूसरा रिएक्शन कराया जा रहा है किसी एसिडिक कंपाउंड के साथ, वो एसिडिक कंपाउंड से भी रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, मतलब यहां जो भी कंपाउंड होना चाहिए, यहां जो भी कंपाउंड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? बता दो, फटाफट से बता दो भाई, क्या होना चाहिए? ये दोनों एसिड है, ये बेसिक नेचर का है। यहां पर जो भी होगा, यहां पर जो भी होगा, यहां पर जो भी होगा, बेस से जब रिएक्ट करेगा तो उसके पास एसिडिक कैरेक्टर होना चाहिए। वैसे इतना दिमाग आई थिंक लगाने की जरूरत है नहीं यार, है ना, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर भी इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता, थोड़ा सा मैं मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये है क्या बेटा? तो ये बेस है, कोई भी एक बेस ले लो, कोई भी एक बेस ले लो, काम बन जाएगा तुम्हारा। NaOH लिख लो, NaOH रख लो, बन जाएगा सोडियम जिंकेट। हाँ, तुम्हारे क्लास 9 10th वाली बेसिक रिएक्शन है तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा दे दिया जाता, थोड़ा अच्छा मुझे लगा इस लेवल का कंटेंट होगा कि एक्स को बेस से भी रिएक्ट करा दिया गया, एसिड से भी रिएक्ट, तो ये नो डाउट ये कोई ना कोई एम्फोटेरिक होता, कोई ना कोई ये एम्फोटेरिक चीज होती, एम्फोटेरिक होती। बट यहाँ इसलिए कॉन्साइड कर गया ना कि ये मेटल दे दिया गया। यहाँ अगर कोई मेटेलिक ऑक्साइड होता तब तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाता। ठीक है, यहाँ मेटल दे दिया गया, बेस से तो मेटल रिएक्ट करता ही है।
तो ये X नो डाउट 100% NaOH होगा। अब ये कैसे गेस करना है, ये गेस करना होता है, बस इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इतनी बार तुम प्रैक्टिस कर लो कि तुम गेस कर पा रहे हो। तो यहां से हमेशा बनेगा क्या, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। पहली रिएक्शन जो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। उसके बाद ये देखो, अगर ध्यान से देखो तो HCl से जब भी रिएक्ट कर रहा है तो B बन रहा है, साथ ही साथ क्या बन रहा है, वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सीधी सीधी दिख रही है, एसिड प्लस बेस बना लोगे अब, ठीक है। व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड इन द लिस्ट, इन लिस्ट में बताना है कौन सी स्ट्रॉन्ग है कौन सी वीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, बाकी बहुत आसान है ये क्वेश्चन। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे ये समझ में आएगा कि यहाँ तक लेक्चर आप देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था वो वाला भी क्वेश्चन है मेरे पास, कि कोई कंपाउंड X है, इसको हमने रिएक्ट करा दिया है किससे, HCl से, और ये रिएक्शन हो गई है। इसी कंपाउंड X को हमने रिएक्ट करा दिया है NaOH से, रिएक्शन हो गई है। अब बताइए X क्या हो सकता है, ये X क्या हो सकता है, फटाफट बताओ, सोचो एक बार, समझो। सोचो मेरे भाई, पढ़े तो हो गए मुझे पता है। ये X एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, नो डाउट इसके पास एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड की तरह भी बिहेव करें और बेसिक की तरह भी करें। अब तुम ऐसा समझो, जब ये एसिड है तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस है तो ये एसिड की तरह काम करेगा, मतलब X के पास दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर आप लिखें तो ऐसे क्वेश्चन में लिख सकते हैं Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, या जिंक ऑक्साइड लिख सकते हैं। ये दोनों क्या होती है हमारे पास, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती है। तो इन दोनों का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर X की जगह पे, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अगला क्वेश्चन देख ले मेरे भाई, अ ड्राई पैलेट ऑफ सोडियम कॉमन बेस। जब भी देखो ड्राई पैलेट दिख जाए तुम सीधा यहीं पर लिख लो NaOH, क्योंकि ये पैलेट बनता ही NaOH का है, सीधा समझ जाना। तो केप्ट इन द एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड टर्न स्टिकी, अ कंपाउंड इज आल्सो बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। तुम्हें तो सीधी सीधी बात दिख रही है क्या, क्लोर अल्कलाई प्रोसेस का ही है। आइडेंटिफाई बी, भैया 1 सेकंड में हमने बता दिया। पैलेट जहां पड़ा ड्राई पैलेट, तुरंत समझ जाओ NaOH। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन B इज रिएक्टेड विद एसिडिक ऑक्साइड। अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाएगी। जैसे NaOH अपने पास है, इसको अगर हम पास कर देते हैं किसी भी एसिडिक ऑक्साइड के साथ, एसिडिक ऑक्साइड ले लो भैया, CO2 ले लो, कोई भी नॉन मेटल की ऑक्साइड ले लो, CO2 बन जाएगा। तो ये एसिड है, इस बेस है, ये एसिड है, यहां से बन जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस यहां से वाटर निकलेगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। बैलेंस कर लो मेरे भाई, यहां पर 2 ले लो और हो गया क्या बैलेंस्ड, 2 ऑक्सीजन 2 4, 3 1 4, 2 हाइड्रोजन 2 2 ऑक्सीजन, ठीक, बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा इसमें से है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखता है, बेकिंग सोडा। चलिए, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, याद कर लेना। ब्लू विट्रियोल, कलर की वजह से ब्लू बोलते हैं, ये होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। कोई दिक्कत। वॉशिंग सोडा, याद कर ले मेरे भाई, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O, 10 इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। जिप्सम की बात कर लेते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं हम, तो ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यहां पर बन जाता है, ठीक है। और ग्रीन विट्रियोल तो पढ़ा ही तुमने, ग्रीन विट्रियोल ये होता है क्या, FeSO4 डॉट 7H2O, ठीक है, ये याद कर लेना। व्हाइट विट्रियोल भी होता है, फिर उसके बाद एप्सम सॉल्ट भी होता है, मैग्नीशियम सल्फेट। व्हाइट विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल ये होता है जिंक सल्फेट डॉट 7H2O। और एप्सम सॉल्ट होता है, एप्सम सॉल्ट हो सकता है कॉमन सॉल्ट से ही फॉर्मूला आ जाए, मैग्नीशियम सल्फेट
डॉट 7H2O। एक और कॉमन नेम याद कर लो, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल ये किसको कहते हैं जानते होंगे आप, बट फिर भी लिख लो नाम, H2SO4 कहते हैं। याद कर ले मेरे भाई, हो सकता है लास्ट मोमेंट पे तेरे काम आ जाए, ठीक है, नंबर दिलवा दे तुम्हें। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट बिकॉज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इस पैटर्न का कोशिश करो कि आ सकता है सवाल, इसके मम्मी पापा निकालने एसिड बेस। तो यहां देखो Na के साथ हमेशा OH लगा देंगे, और ये बच गया CO3, इनके साथ क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन H2 लग जाएगा बैलेंसिंग करके। ये हो गया उसके बेस, माई बाप पेरेंट बेस। ये क्या है उसके पेरेंट बेस, ये क्या है भैया उनके पेरेंट एसिड है ये, और ये उनके पेरेंट बेस माई बाप है भैया। हमें पता है कि ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, ये वीक है, वीक। पूछा गया बेसिक सॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि इनके पास स्ट्रांग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है ये। तो स्ट्रांग बेस, पहले तो बेसिक सॉल्ट समझते, ये सब कुछ नहीं करना तुम्हें, इतना अगर नहीं आता तुमको कोई दिक्कत नहीं। बेसिक सॉल्ट है अगर ना, तो बेस स्ट्रांग होगा, एसिड वीक होगा, स्ट्रांग बेस वीक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो 12वां क्वेश्चन, सॉल्ट ए कॉमनली यूज्ड इन द बेकरी प्रोडक्ट। बेकरी प्रोडक्ट मैम एक ही यूज करते हैं, बेकिंग सोडा NaHCO3, ये कोई सॉल्ट ए है। फटाफट से तुरंत आना चाहिए यार। हीट करते हैं जब इनको, तो ये बन जाता है Na2CO3 प्लस CO2 गैस यहां से एक निकलती है जो खाने को फ्लफियर बनाती है, प्लस स्टीम निकल जाता है यहां से। ये दोनों चीजें याद रखना। ये आपका बी बोला गया है, ये बी बोला गया है इसी को, ठीक है। रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, गैस C इज इवॉल्व, एंड गैस C इज इवॉल्व, गैस C व्हेन पासेस थ्रू द लाइम वाटर। जब गैस C को हम पास करते हैं लाइम वाटर से, तो ये उसको मिल्की कर देती है। तीनों चीजें निकल गई, ठीक है। बाकी मिल्कीनेस वाला देख लो, जब हम लाइम वाटर क्या होता है भैया, CaOH का होल ट्वाइस, यही होता है ना लाइम वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट। इसमें जब CO2 गैस पास करते हो आप, CO2 पास करते हो, हम पहले बात करते हैं लिमिटेड सप्लाई की। किसकी बात करते हैं बेटा, लिमिटेड सप्लाई की, लिमिटेड सप्लाई, ठीक। जब इसको पास करते हैं ना, तो ये बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है। ये वाटर, ये क्या है ना, घुलता नहीं है पानी में, सॉलिड स्टेट में बनता है। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, मिल्की। किसकी वजह से, ये चौक है बेटा। पूछा जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस। अब अगर इसी में देखो, जैसे हमने क्या किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन या लाइम वाटर को, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, लेकिन लिमिटेड, अभी थोड़ा बहुत पास किया है, तो ये बन गया पूरा सॉल्यूशन कैसा दिखने लगता है, मिल्की। लेकिन अभी आप मान नहीं रहे, आप इसमें और ये CO2 पास कर रहे हैं। अब आप जो पास कर रहे हैं वो एक्सेस में जा रहा है, वो किस में जा रहा है, एक्सेस में। तो यही रिएक्शन कन्वर्ट हो जाती है, वो बन जाती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये फिर से हो जाता है कलरलेस। ये क्या हो जाता है, कलरलेस। देखो सबसे पहले भी ये था क्या, कलरलेस। सबसे पहले भी ये वाटर जैसा था। इसमें जब CO2 हमने पास किया, पास करते जा रहे हैं, थोड़ा लिमिटेड सप्लाई में, थोड़ा बहुत, तो ये बन गया, यहां से यहां तक बन गया, ठीक। क्या बना मेरे भाई, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और ये कैसा होता है, मिल्की। लेकिन अभी भी आप रुक नहीं रहे। अब अगर आप CO2 को एक्सेस में पास कर रहे हैं, तो ये बना लेता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो कि डिसॉल्व हो जाता है, और ये कैसा होता है, एक्वस स्टेट में बनता है, एक्वस स्टेट। आगे बात करते हैं। Involved in industrial process manufacturing of sodium, gas X reacts with lime water to give Y. अच्छा, ठीक है। Y is used as the bleaching agent in the chemical industry. X and Y giving the one of the chemical manufacturing of sodium. Gas X reacts with lime water. अच्छा, सीधी सी बात है। ब्लीचिंग एजेंट में हम जो यूज करते हैं वो किसको यूज करते हैं बेटा, आप बता सकते हैं क्या, आप बता सकते हैं, नहीं बता सकते, मैं बता देता हूं। कैल्शियम ऑक्सीजन CaO Cl का होल ट्वाइस। ब्लीचिंग फार्मूला का फॉर्मूला बदल चुका है, पहले कुछ और बताया जाता था, अब ये बताया गया है, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिख देता हूं, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ 2,
ये है ब्लीचिंग फॉर्मूला, ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। ये कौन है भैया? ब्लीचिंग पाउडर, यही है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एजेंट की तरह। ये बनता कैसे है? ये बनता कैसे है? तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं क्लोरीन गैस को, कौन सी गैस को? क्लोरीन गैस को। ये पढ़े होगे तुम? हाँ पढ़े होंगे। तो यहां पूछा गया था कि गैस एक्स, यही तो है एक्स, और यही तो है वाई। वो एक्स है तो ये वाई है, दोनों को बताना था, हमने बता दिया। A metal carbonate X on reacting with the acid gives us a gas when passed through a solution Y. मेटल कार्बोनेट कोई X का रिएक्ट करता है एसिड से, देता है अ गैस। थ्रू सॉल्यूशन Y कार्बन निकल गया भाई ब्राइन। आ जाओ, कोई भी मेटल कार्बोनेट है X, उसको जब हम रिएक्ट कराते हैं एसिड से, तो वो हमको दे देता है, एक गैस देता है, और साथ ही साथ एक गैस देता है, विच व्हेन पास थ्रू द सॉल्यूशन Y, जिसको हम Y के साथ पास करते हैं, तो वो कार्बोनेट वापस से मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, मतलब लाइम वाटर की बात हो रही है, 100% लाइम वाटर की बात हो रही है, और मेटल है कैल्शियम कार्बोनेट, सीधी सी बात। ऑन अदर हैंड अ गैस that is obtained at anode during the electrolysis of brine is passed on the dry Y, ठीक है, it gives compound Z for, हो तो गया। मेटल कार्बोनेट X जो है ना बेटा, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। समझने का खेल है पूरा का पूरा। बोला गया जब ये हम किसी भी एसिड से, देखो मेटल कार्बोनेट जब भी किसी एसिड से रिएक्ट करता है, तो हमको जो देता है ना वो गैस कौन सी? देखो मेटल का कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट बेसिक होता है। ये जब भी किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, तो अभी जो जरूरी है हमारे लिए वो गैस कौन सी होती है? तो ये CO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 गैस होती है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट X था, उसने गैस दिया जिसको हम किसी सॉल्यूशन Y के साथ करते हैं, तो वापस से कार्बोनेट हमको मिल जाता है। तो देख लो कौन सा सॉल्यूशन, अभी हमने पढ़ा लाइम वाटर में जब हम CO2 को पास करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी देखो यहां पर तुमने पढ़ा है, यहां पर तो यही कार्बोनेट इस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दिया, वापस से ये मिल गया कि नहीं मिल गया? हाँ मिल गया। ये अप्रोच तभी आएगी जब तुम भाई इतना प्रैक्टिस कर लोगे। तो हमारे पास मिल गया सॉल्यूशन वाई वाला सॉल्यूशन तो ये था 100%। ठीक, अब बोला गया है ऑन अदर हैंड, किसी दूसरे हाथ पर प्रॉपर ट्रांसलेशन कर रहा हूं मैं, अ गैस G दैट इज ऑब्टेन्ड एट एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज पास्ड ऑन द ड्राई Y ही ड्राई है, ड्राई Y, ये ड्राई स्लेग लाइन पर पास करते हैं। ठीक, ये Y पर एक ऐसी गैस पास करते हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम पर एनोड पर मिलती है। एनोड होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव पर नेगेटिव Cl माइनस आएगा। कैसे? तुम्हारा दिमाग हो सकता है कमजोर, मेरा नहीं। एनोड पर Cl2 गैस आएगी, एनोड पर Cl2 गैस आएगी। आ गई क्या? आ गई क्या? आ जा मेरे भाई, आ जा। तो यहां पर हम Cl2 पास करेंगे, क्या बनेगा? आ जाए एक स्टेप पीछे, कैल्शियम ऑक्साइड में ये पास कर दिया, ये बन गया मेरे भाई, ये क्या बन जाता है? CaOCl का होल ट्वाइस, ये बना लेता है। यही तो है Z, यही तो है Z, XYZ। अच्छा ये है Z, ये था कैपिटल Z, तो ये गैस ही तो G है। सब निकल गया ना, सब तो निकल गया, सब निकल गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A sulfate of salt of group 2 element, calcium, 100% calcium, is white soap substance which can by 100% calcium sulfate left open for some time, solid mass cannot be molding process identify the salt sulfate,
व्हाई डज नॉट बिहेव द रीजन 100% कैल्शियम हो जाता है ये, क्योंकि जैसे आप छोड़ते हैं मॉइस्चर अब्जॉर्ब करके ये हार्ड बन जाता है। मॉइस्चर अब्जॉर्ब जैसे ही करता है ये बना लेता है जिप्सम। जिप्सम इज अ हार्ड सब्सटेंस, जिप्सम इज अ हार्ड सब्सटेंस। फिर इसमें पानी मिलाना पड़ेगा और पानी मिला के फिर आपको काम करना पड़ेगा, तो ये सूखने के बाद हार्ड हो जाता है। सो दैट्स वाई इसको नहीं यूज कर सकते। बस इसमें ज़्यादा नहीं बोलूंगा मैं। मेटल और नॉन मेटल में आ जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, थिन वायर्स में ड्रॉन करने की। अगर ये ना बता पाए तो काम खत्म है तुम्हारा। मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ, एक कमेंट करके ये बताओगे, नहीं बता पाए तो काम खत्म। एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर द मेकिंग यूटेंसिल्स। विच ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल भैया थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है उसकी। दूसरा हाई मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल दोनों सही है, पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। Which of the following oxide iron would obtain prolonged heating of iron with steam? स्टीम से जब हीट करोगे आप ना तब आपको मिलता है Fe3O4, ठीक है, याद है। अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज भैया Fe3O4? इट इज अ मिक्सचर ऑफ FeO प्लस Fe2O3। Fe2O3 दोनों को मिक्स कर दो, वही बनेगा जो ऊपर दिख रहा है तुमको। दोनों का मिक्सचर बन के ये बन जाता है। जनरली मेटल्स react with acid to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid does not react with hydrogen and does not give hydrogen gas on reactive metal except MnMg? HNO3। HNO3 ऐसा एसिड है, it is a strong oxidizing agent। तो जब ये एसिड किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट निकलती थी, लेकिन इतना ज्यादा ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये हाइड्रोजन के कहते हैं मैं तुमको भी ऑक्सीडाइज कर दूंगी, और ऑक्सीडाइज करके पानी बना देती। लेकिन ये सिर्फ इन दोनों के केस में नहीं हो पाता, ये दोनों स्टिल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों किसी भी एसिड से रिएक्ट करें हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करते हैं, ये याद रखिए, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन के लिए खुद ही चोर होते हैं। ये ऑक्सीजन के इतने लालची हैं, किसी और को देने ही नहीं देते, खुद ले लेते हैं। हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन होती है इनकी। Which of the following properties is not generally exhibited by the ionic compounds? Solubility in water, घुल तो जाता है ये। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में नहीं होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। जितने भी आयनिक कंपाउंड, नमक को सॉलिड स्टेट में तो पानी उस पर करंट डालोगे तो नहीं पास करेगा, पानी में घोल दोगे नमक तो वो करंट पास करने लगता है। समझ में आ रही बात? हाँ, आयंस नहीं होते। Although metal from the basic oxide, although metals form basic oxide, which of the following metals forms an amphoteric oxide? सोडियम नहीं करता, ये नहीं करता, ये करता है, याद कर लो। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है भैया, जिंक ऑक्साइड, ठीक है भैया, लेड का ऑक्साइड, ठीक है भैया, टिन का ऑक्साइड, बस बहुत है इतना। इतना भी नहीं आएगा। SnO2 भी होता है बट इतना भी नहीं आएगा। लिख ले मेरे भाई, SnO2 भी लिख ले। कुछ लोग पीपीटी पे लिख के लाते हैं, याद तो होता नहीं उनसे, मेन दिक्कत ये, ठीक है, याद होता नहीं है तो लिख के लाते हैं, ठीक है। जितने भी मेटल्स होते हैं जो +2 और +4 आयंस करते हैं, जैसे टिन भी होता है, ठीक है, टाइटेनियम बेसिकली होता है, वो करता है, ये टिन तो है, SN तो टिन ही है। जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विथ मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड हाइड्रोजन इज लिबरेटेड बट मेटल्स एक्सेप्ट ट्रीटेड एक्सेप्ट नॉट लिबरेटेड। वाई? अभी मैंने बताया, बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चुका है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन द एल्यूमिनियम पाउडर इज MnO2, ठीक है, दिस एल्यूमिनियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, नहीं बेटा ऑक्सीडाइज। इज MnO2 गेटिंग ऑक्सीडाइज? नहीं, रिड्यूस हो रहा है। दोनों बात, दोनों गलत है, दोनों को प्रूव कर लीजिए आप। MnO2 प्लस एल्यूमिनियम हमने इसमें मिलाया तो ये बना मैग्नीज का लिक्विड स्टेट बन गया, प्लस Al2O3 बन गया। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, तू तो अभी करके आ रहा है। मैग्नीज के साथ यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ पर नहीं है। लॉस ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है बेटा जी रिडक्शन। क्या कहलाता है बेटा जी? रिडक्शन। एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर आ चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है मेरे भाई, ठीक है। क्या हो गया है बेटा? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो is aluminium is getting reduced? No बेटा, it's getting oxidized. Is MnO2 getting oxygen? नहीं, it's reduced. दिखा देंगे आप। When a metal X is treated with the cold water, ठीक है, it gives basic salt Y, molecular formula XOH। अच्छा जी, XOH, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1, 16 1 17, ठीक।
और इसमें x का कुछ मास मान लेते हैं कि x का मास कुछ होगा x, तो इतना 17 प्लस x जो दिया गया है वो दे दिया गया कितना बेटा जी, वो दे दिया गया 40, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23 किसका मास होता है, सोडियम का, कोई दिक्कत नहीं, बस पता तो चल गया मेरे भाई, ये NaOH ही तो है, हाँ है। जब इसको हम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराते हैं सोडियम को, तो एक गैस निकलती है, ये गैस आपको पता होगा कि ये गैस होती है हाइड्रोजन गैस। जब सोडियम को पानी में डालते हैं, इससे ये वाली रिएक्शन तो बच्चा रट के रखता है कि भैया दिवाली में पटाखे फोड़ेंगे, नहीं कुछ मिलेगा, सोडियम को पानी में डाल देंगे। होता क्या है, बहुत तेजी से रिएक्ट करके ये बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है, और हाइड्रोजन गैस इतनी तेजी से निकलती है ना, इतनी तेजी से निकलती है कि ये जलने लगती है, ड्यू टू हीट ये बर्न करती है, बर्न विथ पॉप साउंड, ऐसे पॉप साउंड, पॉप पॉप करके निकलती है। तो अब मेटल एक्स, तो यहां मैं लिख देता हूं, जो मेटल एक्स है बेटा वो सोडियम है, रिएक्ट विद बेसिक सॉल्ट वाई, कोल्ड वाटर, इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट वाई विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वाई जो होगा वो होगा NaOH, और जो Z होगा वो क्या होगा, H2 गैस, XYZ ही। ऑल्सो रिएक्शन तो मैंने लिख ही दिया है पूरा। अब मेटल M does not liberate hydrogen from the acids but react with oxygen to give the black color product, ये भी हो जाना चाहिए तुमसे। एसिड जैसे HCl से कोई भी एक मेटल रिएक्ट कराता हूं ना, तो ये मेटल करना क्या चाहता है, यहां पर देखो ऐसे, अगर मेरे पास ये HCl है तो ये मेटल क्या करना चाहता है, इसी हाइड्रोजन को करना चाहता है रिप्लेस, जब भी मेटल जब भी रिएक्ट करता है इससे। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो कि हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, बट डज नॉट लिबरेट, नहीं कर सकता, बट वो ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो एक ही आपने पढ़ा होगा अभी तक कि कॉपर पाउडर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है सर, तो ये बनाता है CuO, और ये होता है ब्लैक कलर का, तुम्हारी कसम मैंने पेपर पूरा सॉल्व नहीं करा है, इसके पहले नहीं करा है, औरों की तरह मैं सॉल्व करके नहीं आता हूं, देखा होगा तुमने एक क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था, नहीं करा था मैंने, ठीक है। तो ये रियलिटी बता रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि मैं ऑफलाइन में चीजों को पढ़ाता हूं, बताता हूं, डाउट सॉल्व करता हूं, एक रियल टीचर ये होता है। पहले से PPT पे आंसर भी लिख के ले आना, क्वेश्चन भी लिख के आना, बस उसी को एक्सप्लेन कर देना, ये आजकल के इन्फ्लुएंसर करते हैं बस। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है ना, अभी दे दोगे कि ब्लैंक PPT पढ़ा दीजिए, फैल जाएंगे शुरू से लास्ट तक में। विथ ऑक्सीजन टू गिव द ब्लैक कलर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई M पता चल चुका है, M इज अ कॉपर मेटल, ठीक है, और ब्लैक कलर जो सब्सटेंस है वो कॉपर ऑक्साइड है। एक्सप्लेन द रिएक्शन ऑफ द M, ये भी मैंने बता दिया, दोनों बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल्स आर रिफाइंड बाय द यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, Which of the following metals are refined by electrolytic? इलेक्ट्रोलाइटिक में वही करते हैं जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव ये नहीं होता, हाईली रिएक्टिव ये नहीं होता। सोडियम हाईली रिएक्टिव में आता है, पोटेशियम हाईली रिएक्टिव में आता है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में आते हैं, लिख लो, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, इन चारों को ले सकते हो आप। तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी। गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं बेटा, जब हम आयरन को बचाना होता है कोरोजन से, तो हम उसको मोल्टेन जिंक में डाल के निकाल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ग्रेइश टाइप में कलर दे देता है, तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द लेयर ऑफ जिंक का लेयर बना देते हैं उसके ऊपर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक गेट्स डिपॉजिटेड ऑन, हमेशा याद रखना किसी भी चीज का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर हो रहा है तो वो डिपॉजिट हमेशा कैथोड पर होता है। किस पर होता है, कैथोड पर। कैथोड डिपॉजिट करता है, बस ये याद रख लो। टूटता, एनोड टूटता है, याद रख लेना।
alloys are the homogeneous mixture of the metal with the metal or non-metal. Which among the following alloy contain non-metal as of the, कौन सा ऐसा है जो नॉन मेटल में alloy को कंटेन करता है? स्टील, स्टील में नॉन मेटल होता है, ठीक है। कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर ज्वाइंट, ये तो हो गया। Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड होता है, इसको हम मिलाते हैं एल्यूमिनियम में, इसको कहते हैं थर्माइट प्रोसेस। यहाँ बनता है Fe लिक्विड स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में, प्लस Al2O3 भी बनता है अपना लिक्विड स्टेट में, ठीक है। ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन बनती है कि ये जो आयरन बनता है यहाँ मोल्टेन आयरन बनता है। क्या बनता है? मोल्टेन आयरन, क्योंकि इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है, इतना ज्यादा हीट रिलीज करता है कि वो आयरन को मेल्ट कर देता है। तो जो दो ट्रैक है उसके बीच में वो मोल्टेन आयरन जाके फंस जाता है, फिर ठंडा होगा तो दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। वेल्डिंग ऐसे करते हैं। आइडेंटिफाई अ कंपाउंड एक्स, एक्स तो यही हो गया, ठीक है। नेम द रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट प्रोसेस कहिए, रिएक्शन कहिए, दोनों में से जो तुम्हें कहना वो कह देना। राइट डाउन इट्स रिएक्शन। What are the constituent of the solder alloy? सोल्डर का जो होता है बेटा, सोल्डर एलॉय जो होता है वो लेड एंड टिन 50-50% होता है, आई थिंक, हाँ 50। Which property of solder makes suitable for the welding? Low melting point, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से हम इसको ज्वाइंट के तौर पे यूज कर पाते हैं। लेड एंड टिन का होता है। डन, याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। A metal that exists as a liquid at room temperature obtained by the heating. लिक्विड पे तो एक ही आता है, मरकरी। कौन आता है बेटा लिक्विड टेम्परेचर पर? मरकरी। प्रेजेंस ऑफ एयर, आइडेंटिफाई द मेटल एंड ओर। HGS, सिन्ना बार जिसको कहते हैं, HGS क्या कहते हैं इसको? सिन्ना बार। आई नो कि तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, बट तुम्हें भी करना चाहिए, तुम पूरी तैयारी कर चुके हो। मैं वो चॉकलेट नहीं खिलाऊंगा ना तुमको, बटर नहीं लगाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि अब तुम 2 दिन बाद एग्जाम देने वाले हो और तुमको भी यही नहीं पता चल पा रहा क्वेश्चन पढ़ के। देखो मेटल है जो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है, एक ही करता है, याद होना चाहिए तुमको। नॉन मेटल होता तो ब्रोमीन हो जाता, नॉन मेटल होता तो नॉन मेटल एग्जिस्ट लिक्विड, एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। सीधी सी बात, ब्रोमीन। ब्रोमीन वाटर किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का, ठीक है, याद कर लेना इसको। इसको हीट करने पर कैसे बनता है तो वो हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। देखो जब भी अपने पास बेटा सल्फाइड ओर होता है तो सल्फाइड ओर के लिए हम क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग करने का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप हीट करते हैं इसको। हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्या करते हैं बेटा? रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है? सल्फाइड ओर देखते ही रोस्ट कर दो। हीट करेंगे आप, यहां से बनाएगा ये HgO प्लस यहां से SO2 निकल जाता है गैस बन के। बट हमारी ये ऑक्साइड स्टेबल नहीं होती है, ये स्टेबल नहीं होती, तो ये फर्दर HgO जो हमारा है ना, ये फर्दर बचे हुए HGS से रिएक्ट करता है और यहां पर बना लेता है Hg, और अगेन जो सल्फर है वो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके बाहर निकल जाता है। इसी को कहते हैं सेल्फ रिडक्शन, कि हमने इसको हीट किया, ये बना, ये अपने आप में ही स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करता है? बचे हुए मरकरी को रिड्यूस कर देता है। नेम वन मेटल एंड वन मेटल नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन द रूम टेम्परेचर, बता चुका हूं मैं। 2 मेटल्स हैविंग मेल्टिंग पॉइंट लेस देन, बता चुका हूं मैं। गैलियम, इसमें मेंशन कर लेना, गैलियम का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक, बाकी तो वो दोनों बता दिया मैंने। गिव द रिएक्शन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम दिस ओर, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। चलिए पहला एक ही बात करते हैं, रोस्टिंग। जिंक सल्फाइड, सल्फाइड और रोस्टिंग किसके लिए करते हैं बेटा? सल्फाइड और के लिए करते हैं जिसमें सल्फर हो। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट और के लिए। किसके लिए करते हैं? कार्बोनेट, C फॉर कार्बोनेट, C फॉर कैल्सिनेशन। जिंक सल्फाइड है तो इसका क्या करेंगे हम? रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर देना। आई थिंक यहाँ हीट वाला सिंबल नहीं लगाया था क्या मैंने? यहाँ हीट कर देना, ठीक है, यहाँ पर भी हीट हो रहा है।
हीट कर देना, तो ये बना लेता है बेटा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस यहां से निकल जाती है। अब देखो ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है। अब इसको निकालने के लिए अपने पास क्या है, जिंक ऑक्साइड है, और जिंक ऑक्साइड से इसको निकालने के लिए हमें बनाना इसको क्या है बेटा, इसको हमको बनाना है जिंक। क्या बनाना है, जिंक। अब तुम देखो यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन है, हमें निकाल लेना है जिंक, क्या ऑक्सीजन ही हटाना है। ऑक्सीजन का रिमूवल प्रोसेस रिडक्शन कहलाता है। तो रिडक्शन के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं हम, कार्बन। ये कार्बन क्या करता है, इसको रिड्यूस कर देता है, ये बन जाती है कंप्लीट रिएक्शन। रट लो, याद कर लो जो तुमको करना है, ठीक। ये क्या है, रिडक्शन। ये क्या है, रिडक्शन। ये है रिडक्शन विथ कार्बन। कार्बन के साथ रिडक्शन जब करते हैं, इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है स्मेल्टिंग। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, स्मेल्टिंग होता है, ठीक है। अगला देखिए, कैल्सिनेशन वाला पर आ जाओ। जिंक कार्बोनेट है अपने पास, इसको हीट कर देंगे, बट भैया ऑक्सीडेशन, सॉरी, बट भैया हमको ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पहले से है, इस सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन पहले से है मेरे भाई। कॉमन सेंस कर लेना, ऑक्सीजन है तो नहीं चाहिए हमको, ठीक। इसको हीट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये तो तुमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा। अब अगेन ये वाली प्रोसेस सेम है, जिंक ऑक्साइड ही तो मिला अपने को, अब उसको वापस से जिंक बनाने के लिए रिडक्शन विद कार्बन कर लेंगे। तो सल्फाइड के लिए ये प्रोसीजर है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है, ये स्टेप नंबर 2 है, इनका स्टेप नंबर ये 1 है, स्टेप नंबर 2 जो ऊपर मैंने लिखा वही होगा। खत्म कहानी। Given below are the steps for the extraction of copper, roasting of the copper sulfide, reaction of copper oxide with copper sulfide, electrolytic refining, draw the neat level diagram for the, ये आप आई थिंक कर लोगे यार। ये 3 प्रोसेस तो वही जो मरकरी वाले में बताया हूं ना, वही 3 प्रोसेस है, वही ये 3 प्रोसेस है, वही 3 प्रोसेस है। अब बचा हुआ चलो कर ही देता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। ए, रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड, CuS, ठीक है, इसकी करनी है हमें रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप करिए हीट, हीट करते हैं आप, तो CuO बन जाएगा प्लस SO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला हो गया। दूसरा, रिडक्शन ऑफ कॉपर विथ कॉपर सल्फाइड। अब इसके बाद ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होता, ये इस बचे हुए कॉपर सल्फाइड से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके बना क्या लेता है, तो ये बना लेता है कॉपर प्लस SO2 यहां से बाहर निकल जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये अगर आप सोचेंगे मेरे भाई कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक, ये जो कॉपर अभी निकला है बाबू, ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है, ये इम्प्योर होता है। ये क्या होता है, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। ये क्या था, कॉपर का ओर है, ओर है, ओर। अब इस ओर से हमको कॉपर निकालना है, तो स्टेप सबसे पहला सल्फाइड देखा हमने, रोस्टिंग कर दिया, यहां पर हीट करेंगे, यहां पर भी हीट करेंगे। अब हम करते क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसी की भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। इस सॉल्यूशन में 2 चीजें लगती है, एक तो करंट पास करने के लिए अपने पास एनोड लगता है, इसको थोड़ा सा रफ बना देता हूं कुछ भी, ये लगता है पॉजिटिव प्लेट, इसको बैटरी के साथ मान लो जोड़ देते हैं, और यहां पर एकदम पतला सा नेगेटिव प्लेट लगता है जिसको हम कैथोड कहते हैं, कैथोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। अब ये जो इम्प्योर कॉपर बना है ना, इसी इम्प्योर कॉपर को हम एनोड बना देते हैं, और इधर प्योर कॉपर जो कि हमारे पास एकदम पतला, हेयर जैसा थिन भी हो तब भी काम चल जाएगा, इतना पतला कि करंट पास कर जाए, तो ये होता है प्योर, ये होता है प्योर। जिसको निकालना है कॉपर को, तो कॉपर का ही रहेगा। ये होता है इम्प्योर, इम्प्योर। और अगर कॉपर की बात हो रही है, कॉपर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो यहां हम डालते हैं कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, जिसका मेटल, जो मेटल होगा उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन डाला जाता है। कॉपर है तो कॉपर का सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सा डाल दें भैया, CuSO4 डाल लो, क्या दिक्कत है, कोई फर्क नहीं।
बट मैग्नीशियम हो सकता नहीं हो सकता। अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कॉपर का ही बनेगा। बन गया डायग्राम आपके पास, बन गया डायग्राम अपने पास। टूर्स ए एंड बी वर टेकन ऑन, ये हो चुका है। जिंक सल्फाइड वाला ले लेना, एक जिंक कार्बोनेट वाला लेना, अभी कुछ देर पहले मैंने कराया, रट लो, वही दोनों जाके रट लो। आइए भैया लास्ट चैप्टर की बात करते हैं और लास्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, तो फटाफट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक तुझे समझ में आया होगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं शायरी नहीं सुना सकता, गाना नहीं गा सकता, हैं करके फोन नहीं लगा सकता मोदी जी को, समझ रहे हो ना, मजबूरी है मेरी, क्योंकि मुझे आता नहीं। मैं वो मतलब ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं टू द कंटेंट दे रहा हूँ, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, बट इस लास्ट टाइम में तुम्हें जोक की जरूरत भी नहीं है। अगले साल आते, अब तो तुम 10th में हो, नहीं तो कहते तो अगर 9th में होते तो मैं 10th में तुम्हें गाना सुना देता, शायरी सुना देता, सीख लेता मैं भी। ये सब करने से अगर भाई लोग फॉलो कर रहे हैं तुम्हें, उनका भविष्य बन सकता है, तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। समझ में आई बात? चलो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर द कार्बन कंपाउंड्स? कौन सा स्टेटमेंट कार्बन कंपाउंड्स के लिए सही है? आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, गलत। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही। हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, गलत। डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स, सही। तो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। होता है स्ट्रॉन्ग, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, आयनिक कंपाउंड्स की कंपेरेबल में स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इथाइन, इथाइन, आइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और दो कार्बन का मतलब इथ, तो एक ही हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक ही हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो पहला ही वाला तो एकदम सही बैठ रहा। Which of the following unsaturated compounds forms from the propane? देखो अनसैचुरेटेड जो होता है ना, अनसैचुरेटेड वो या तो लास्ट में इन होगा या तो लास्ट में आइन होगा। जो सैचुरेटेड होता है ना, जो सैचुरेटेड होता है उसके लास्ट में एन लगा होता है, तो एन है सैचुरेटेड, इन है अनसैचुरेटेड, एन है सैचुरेटेड, आइन है अनसैचुरेटेड। बी और सी मतलब सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बेंजीन, बेंजीन को मैं इधर बता देता हूं। बेंजीन का मतलब होता है 6 कार्बन, लेकिन हेक्सागोनल शेप में, 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड हो गए बेसिकली। अब यहाँ एक कार्बन के अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, हर कार्बन पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पर भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है। अब बचे हुए कार्बन को हाइड्रोजन से फिल कर दो, यहाँ 3 बॉन्ड बना है, हर जगह 3-3 बॉन्ड ही बने होंगे, तुम देख सकते हो। इन सबको एक एक हाइड्रोजन दे दो, 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 ये बन गया आपका भैया बेंजीन। बेंजीन कितने डबल बॉन्ड है? 3। कितने हाइड्रोजन है? 6। कितने सिंगल बॉन्ड है? 6 3 9। ठीक, याद हो जाना चाहिए तुमको, कोई दिक्कत। देख लो, अल्टरनेट नहीं है, खत्म। डबल बॉन्ड ही नहीं है, खत्म। 1 2 अल्टरनेट है, यही सही है। यहां अल्टरनेट नहीं है, खत्म। Which of the following does not belongs to the same homologous series? So homologous series का मतलब या तो अल्केन हो भैया, अल्केन तो अल्केन ही हो। अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, उसमें 2 और ऐड कर लो हाइड्रोजन। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? अगर अल्केन है तो अल्केन अल्केन ही रहे, अल्कीन है तो अल्कीन ही रहे, CnH2n ये होता है। अल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? अल्काइन का फॉर्मूला ये है कि CnH2n-2। अब देखो कैसे पहचानेंगे, देखो एक हाइड्रोजन है तो 4 यहाँ, सॉरी एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब अल्केन है ये। 2 पे 2 दूना के 4 + 2, जितना इसका डबल करो और उसमें 2 ऐड कर दो। जितना कार्बन है अगर उसका डबल, पहले डबल करो, जितना कार्बन उतना डबल करो। एक कार्बन उसका डबल 2 और है, मतलब +2 और है यहाँ। जितना है 2 का डबल 4 2 और है यहाँ। 3 का डबल 6 2 और है यार। 4 का डबल 8 ही है, तो ये नहीं होगा उस होमोलोगस सीरीज का पार्ट। द नेम ऑफ द कंपाउंड यहां से लिखो। आप हमेशा देखना ये स्पेशल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, CHO को कहते हैं एल्डिहाइड। मैं इधर लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप पहचाने में तुम्हें अगर दिक्कत होती होगी तो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसमें होता है COOH ग्रुप होता है। कीटोन, कीटोन में C डबल बॉन्ड O होता है और दोनों तरफ कार्बन की चेन होती है। ठीक है, और कुछ बचेगा बता दूंगा। तो हमेशा काउंटिंग शुरू करते हैं इसी से, 1 2 3, 3 है तो इथ, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन में एन, इथेनल, अल आ जाएगा लास्ट में, तो ऑप्शन सॉरी प्रोपेनल आएगा ना, 3 है तो प्रोपेनल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम्स का मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी एटम्स बचते हैं वो सारे हेट्रोएटम्स होते हैं। याद कर लो, एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन और हाइड्रोजन आर हेट्रोएटम्स इन द हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं चाहिए। फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सी के साथ एक H, इधर भी एक H बना लो। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये चारों तीन तो इसी कार्बन शेयर करेगी, तो 1 2 3। दूसरा कार्बन भी बना लो, इसका भी 1 2 3। एक इसका कार्बन इधर का बना लो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर बना लो। ठीक है, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कर लो पहले फिल, हाइड्रोजन के लिए एक बॉक्स बना दो जो कि उससे शेयर करके बैठा। अब दूसरा कार्बन के लिए भी, ये वाला कार्बन 3 तो अपना है, 8 देख लो हो गया क्या, 3 3 6 2 8। इस वाले कार्बन का भी बना के देख लो, 8 बन गया, बन गया। ये यही है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, आई होप ये आ सकता है, एक बार देख लेना ये आ सकता है। आइडेंटिफाई द नेम एंड द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, नाम बताना है और फंक्शनल ग्रुप बताना है। मैं तो तुरंत कर सकता हूँ, OH अगर दिख गया समझ जाओ एल्कोहल, एल्कोहल। नाम क्या भैया, 1 2 3 प्रोपेनॉल। C डबल बॉन्ड OH, ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो तुम्हें COOH दिख जाए या फिर तुम्हें ऐसा दिखे C डबल बॉन्ड O और उससे एक OH ग्रुप लगाओ। अल्कोहल का मतलब सिर्फ कार्बन से क्या अटैच्ड हो, OH ग्रुप। यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O, इसके तरफ एक कार्बन एक तरफ कार्बन, अभी यहां बताया मैंने। कीटोन में C डबल बॉन्ड O, उसके तरफ कार्बन, दूसरी तरफ भी कार्बन। ठीक, भी बताया मैंने कुछ देर पहले। C डबल बॉन्ड O, उसके दोनों तरफ कार्बन, उसके दोनों तरफ कार्बन, तो ये नो डाउट क्या है बेटा, कीटोन है। क्या है कीटोन में, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन लगाओ। ये क्या बेटा, अल्कीन, सॉरी अल्काइन लिख दिया मैंने, अल्कीन बोल रहा हूं लेकिन लिख अल्काइन रहा हूं, अल्कीन। नाम लिखवा दो, नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं। हाउ इज इथीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द इथेनॉल, कैसे हम इथीन बना सकते हैं इथेनॉल से, ये एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेट कर देते हैं। जैसे CH3 CH2OH, यही होता है इथेनॉल। अगर इसमें हम डाल देते हैं बेटा H2SO4 और इसको हीट कर देते हैं 443 केल्विन पर, तो ये जो H2SO4 होता है ना बेटा, ये थोड़ा मजाकिया किस्म का आदमी है। ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इनका काम है पानी निकालना, तो ये पानी पहले निकाल देते हैं। पानी निकाल दिया भैया, पानी के लिए चाहिए होता है हमेशा से H+ और चाहिए होता है OH-। जिस बच्चे को नहीं पता वो गधा है। तो ये करते क्या है, यहां से OH निकाल लेते हैं और ये जिस कार्बन से अटैच उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। यहां से हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, माइनस हाइड्रोजन, यहां से OH। तो यहां बच क्या जाता है, यहां से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बच जाता है 2 हाइड्रोजन, प्लस यहां से अगर आप देखें तो ये भी 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये एक और बॉन्ड मजबूरी में बनाना पड़ता है, तो ये बन जाता है अपने पास इथीन।
ये बन जाता है इथीन। फिर से देखो, अल्कोहल था भैया, तो इनको पानी ये जैसे डाल दिया आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक, कंसंट्रेटेड H2SO4, ध्यान रखना उस चीज का। जैसे ही आप डालते हैं ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये इनको पानी ये निकालना ही निकालना, तो जहां भी हम डालेंगे तो ये OH जहां दिखा वहां से OH निकाल लिए। ये OH देखो किस कार्बन से लगा, इस कार्बन से, इसके बगल वाले कार्बन से क्या करते हैं, हाइड्रोजन निकाल लेते हैं। यही तरीका है बनाने का बस। Unsaturated hydrocarbons contains multiple bond between carbon atoms and shows addition reaction. Give the test distinguish from ethane to ethine. Ethene, देखो अगर इथेन होगा अपने पास CH3, अगर इसमें आप हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम, ठीक, निकल ले लो, तो ये नो रिएक्शन, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देता है, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए होता है, ये 4 ऑटोमेटिक शेयर्ड है पहले से। लेकिन अगर हम देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस पर अगर हाइड्रोजन हम देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो यहां से कहानी दूसरी हो जाती है। ये हाइड्रोजन जाता है और बना लेता है CH3। कैसे हुआ भैया, ये 2 हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन इस पे अटैक मारता है, एक हाइड्रोजन इस पे अटैक मारता है, और जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है। तो डबल बॉन्ड दिखाता है अनसैचुरेशन को। डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये दोनों दिखाते हैं अनसैचुरेशन को। ये किसको दिखाते हैं, अनसैचुरेशन। अब अनसैचुरेशन क्या होते हैं, टेंडेंसी टू ऐड हाइड्रोजन। ये दिखाते हैं कि कहीं भी मैं हूं, डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो, ऑक्सीजन कार्बन के बीच का, ये याद रख लेना, हम बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच का, अगर हो तो वो दिखाता है कि वी आर अनसैचुरेटेड, हमें और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है। एक डबल बॉन्ड टूटता है तो उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होता है, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड किया है तो एक डबल बॉन्ड था, 2 ये डबल बॉन्ड था, उसमें से एक टूट जाएगा, टूट के सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। बस यही पूरा खेल है, यही पूरा खेल है इस कहानी का, इसी को एडिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे इथेन डू नॉट शोज एडिशन रिएक्शन, इथीन shows addition reaction due to presence of unsaturation. Write the role of the metal or reagent in the arrows, यहां बताना है। तो ये सिर्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। यहाँ किसकी तरह काम करता है बेटा, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट उसकी रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या घटाता है, ठीक है, कैटलिस्ट की तरह। इनका तो अभी मैंने बताया है भैया, ये है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। याद कर लो, रट लो, जो करना हो मेरे भाई प्लीज कर लो, ठीक है। अल्कलाइन KMnO4 ये है भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं। अल्कोहल था, उसको ऑक्सीडाइज करके एसिड बना दिया, ये याद कर लो ये वाली चीज। वाटर हाइड्रोकार्बन्स, compounds of carbon and hydrogen are known as hydrocarbons. Compounds of hydrogen and carbons are known as hydrocarbon. एग्जाम्पल चाहिए मेरे भाई को, एग्जाम्पल लिख लो, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, कुछ भी लिख सकता हूं मैं। गिव द स्ट्रक्चरल डिफरेंस, यहां सीधा सीधा दिखा दोगे, सिंगल बॉन्ड होता है और डबल बॉन्ड होता है, बस। व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, compounds which attached to carbon chain and decides the property of
प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये कौन है भैया? ये अमिताभ बच्चन होते हैं। हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल तुमको मैं समझाने के लिए यहां पर आ जाता हूं, थोड़ा समझा देता हूं। देखो ऐसे समझो, ये CH4 था, CH3, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने OH लगा दिया। ये सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, अल्कोहल है, ये हेलो एल्केन है। सिर्फ वो क्या रहा, हमने OH को हटा के क्या लगा दिया? Cl हटा दिया। तो जैसे OH बदला, कहानी बदल गई पूरी। गिव एग्जांपल ऑफ 4 फंक्शनल ग्रुप, मैंने दे दिया है पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग ए और बी को मिक्स करना है, यहाँ पर है ये दोनों को मिक्स करा हमने, ईस्टर बन गया, ये ईस्टरिफिकेशन है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये तो चौथा वाला है। CH2 डबल एडिशन रिएक्शन है, ये पहला वाला है। डबल बॉन्ड को जब टूट के हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो एडिशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन है। और ये बचा ही क्या, एसिड प्लस बेस का, तो ये है थर्ड वाला। इथेन इज फॉर्म्ड, अभी कुछ देर पहले हुआ था। राइट द फॉर्मूला एंड ठीक, कार्बन टेट्राक्लोराइड का बताना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन दिखा लो पहले आप, चारों इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया यहाँ पर। इसके साथ 4 क्लोरीन जोड़ना है आपको, 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन। क्लोरीन का पहले बॉक्स बना लो, क्लोरीन का पहले बॉक्स बना लो, क्लोरीन का पहले बॉक्स बना लो, क्लोरीन का बॉक्स बना लो। अब बना लो कार्बन वाला बॉक्स। कार्बन में इनके क्लोरीन के भी चारों इलेक्ट्रॉन्स ले लेना, बन गया CCl4। व्हाट इज सपोनिफिकेशन? सपोनिफिकेशन इज अ प्रोसेस in which base reacts with ester to form soap। बेस रिएक्ट करता है ईस्टर के साथ सोप बनाने के लिए, ठीक है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट रिएक्शन ही लिख देता हूँ, डायरेक्ट रिएक्शन लिख देता हूँ। हमने ईस्टर ले लिया, ईस्टर कोई भी ले लो, CH3 COOCH3, ये एक ईस्टर है। इसमें जैसे आप NaOH को डालोगे तो ये मिक्स करोगे, आप हमेशा याद कर लेना, यहाँ से CH3CO, अच्छा एक O ज्यादा हो गया है क्या, CH3COO, CH3COONA बना लेगा यहाँ से, प्लस और क्या बन जाएगा, CH3OH बन जाता है। ये वही सोप है। वाई डिटर्जेंट आर बेटर देन क्लीनिंग एजेंट दिस सोप? क्योंकि ये हार्ड वाटर से रिएक्ट्स हार्ड वाटर ऑल्सो रिएक्ट्स, सॉरी ऑल्सो नहीं, ऑल्सो भी नहीं, सीधा सा लिखो, कैन वर्क इन हार्ड वाटर। ये नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि सोप जब हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है, हार्ड वाटर से जब भी रिएक्ट करता है ना, तो ये क्या बना लेता है, ये स्कम बना लेता है। जबकि झाग बनाना चाहिए, लेदर बनाना चाहिए, नहीं चले काम, अपना सोप एक्टिविटी छोड़ के कुछ और ही बनाने लग जाता है। ये वाली रिएक्शन मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दूं, देखो कितनी रिएक्शंस बची हैं। अच्छा, यहाँ से फिजिक्स शुरू हो गई है, फिजिक्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, यहाँ से फिजिक्स वाले क्वेश्चंस आ गए। लास्ट ही बचा है तो करा ही देता हूँ, एक एक क्वेश्चन बचा है तो करा देता हूँ। थोड़ा सा मुझे घर भी जाना है, खाना सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ मैं, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, भले तुम ना समझो, है ना। पहला रिएक्शन क्या बेटा, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि अल्कीन का कन्वर्जन अल्कीन में यही एडिशन रिएक्शन भी होती है। ये एडिशन रिएक्शन अगर आपको याद हो तो मैंने कराई है अभी, ए वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर मुझे कन्वर्ट करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बनाना हो, ये एल्कीन है, इसको एल्कीन बनाना है, तो मुझे पता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस में पास करूंगा,
किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में। इनका काम है कैटेलिस्ट, बन गया ए। बी वाला रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल्स के लिए करते हैं। जैसे अगर मेरे पास CH3 CH2OH है, इसमें मैं दो या तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कौन कौन से देख लो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में यहां लिख देता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद कर लेना इन तीनों को। बेसिकली दो ही है। पहला अल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों में से कोई भी। तो यहां मैं अल्कलाइन KMnO4 लिख देता हूं, अल्कलाइन KMnO4। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करते हैं, ये OH जहां भी जुड़ा है, याद करो OH जहां भी जुड़ा है उसकी बगल वाले कार्बन पे सारे हाइड्रोजन हटा देता है। क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, हाँ हाइड्रोजन हटाएगा, कुछ तो लगाएगा, ऑक्सीजन लगा देता है। तो यहां क्या लगा देगा, CH3C, ये देखो OH इस कार्बन से जुड़ा है, बस यहां लाके ऑक्सीजन लगा देता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एग्जाम्पल दिया है क्या मैंने सब्स्टिट्यूशन का, नहीं दिया, आ जाओ इधर आ जाओ। सब्स्टिट्यूशन में सी वाला क्या है, सी वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सिर्फ कौन शो करता है, अल्केन्स शो करते हैं, अल्केन्स शो करते हैं। जैसे रुक जा भाई, मीथेन वाला एग्जांपल ले लेते हैं सीधा सीधा। मीथेन है, अगर इसमें हम Cl2 पास करें, लेकिन किसके प्रेजेंस बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में, याद रख लेना सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या करता है ना, ये दो पार्ट्स में टूटता है। यहां से इससे एक हाइड्रोजन हटा देता है, तो एक हाइड्रोजन हटेगा तो 3 बचेगा, और वहां एक क्लोरीन जोड़ देता है, प्लस हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन आ जाएगा। यहां के एक हाइड्रोजन को एक क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, और जो हाइड्रोजन यहां से निकला वो बचे हुए क्लोरीन के साथ HCl बना लिया। इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन, सोप बनाने वाला, अभी मैंने बताया। डी, सपोनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, ईस्टर्स का रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ, तो बनता है सोप प्लस एक अल्कोहल बन जाता है अपने पास, जिसको हम ग्लिसरॉल भी कहते हैं, अल्कोहल बनता है। ईस्टर में कुछ भी ले लो, मैं आर के टर्म्स में ले रहा हूं, आर मतलब कोई भी कार्बन की चेन या छोड़ हटाओ, C17H35 COOCH3, मान लो ये है मेरे पास स्टेरिक एसिड, H यहां लगा देता तो एसिड हो जाता, ठीक, बट ईस्टर है तो नहीं है। इसको जब मैं रिएक्ट करा दूंगा NaOH से, तो बस ये याद रखो यहां का जो CH3 O के बाद वाला जो CH3 है ये टूट जाता है, और यहां आ जाता है Na सिर्फ कौन आ जाता है, Na लगा लो, C17H35 COONA प्लस माइनस, और यहां से जो CH3 निकला है वो बचे हुए अल्कोहल के OH के साथ रिएक्ट कर जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सोडियम स्टेरेट, ये सोप होता है। कंबशन रिएक्शन, कंबशन तो एकदम आसान है भैया, डी है क्या, आई थिंक कंबशन, कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होती है भैया, कम बश कर दो, जला के राख कर दो। कोई भी कार्बन का कंपाउंड हो, अगर इसको हम जलाते हैं तो ये हमेशा, अगर कार्बन है तो ये कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, अगर हाइड्रोजन भी होगा तो हाइड्रोजन जल के वाटर बनाता है। बस यही है कंबशन रिएक्शन। और साथ ही साथ हमको यहां से मिलती है हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। घर में गैस जलाते हो ना, तो उसमें भी जलता कार्बन ही है, और वो एनर्जी देता है हमको। या तो एनर्जी दो फॉर्म में मिलती है, या तो ये एनर्जी लाइट के फॉर्म में मिलती है, या तो एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में मिलती है, तो कुछ ना कुछ फॉर्म में जरूर मिलती है। इट्स अ कंबशन रिएक्शन। बैलेंस तो हो गया होगा आई थिंक, यहां पर 2 लगा लो और यहां पर भी 2 लगा लो, ठीक हो गया क्या, सारे रिएक्शंस सारे हो गए भाई, बहुत अच्छे। ये ई था, सॉरी ये ई था, ये ई था, ठीक है। चलिए यहीं पर लिख देता हूं भैया मैं, थैंक यू
यू। आई होप पूरा सेशन तुमने एंजॉय कर लिया होगा। इसकी फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम क्या है बेटा, @रैंकर्स बोर्ड्स सर्च कर लेना जाके, तुम्हें मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ले लेना, एंजॉय कर लेना, रट लो, पढ़ लो, जो करना है कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।